वेलकम वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 23 में। चलिए, आज का नया दिन और आज का सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और आज का सिचुएशन ये रहा। Seeing a constant stream of affection, a spontaneous overflowing enthusiasm, and unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend. Today's situation for you as follows. Avoid blowing the triple matter of the proportion. This is nature of person who indulges in brag and romantic talk without knowing a hawk from handsaw, the strain of lamentation, or without getting hold of the matter. देखिए, आज का सिचुएशन में बहुत ही डिफरेंट तरह का वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का ये कहना है कि हम वर्ड यूज करेंगे, स्टैंडर्ड यूज करेंगे और इस तरह से ही अपना वर्ड का जो वोकैबुलरी जो पावर है उसको हम इन्हांस करेंगे। तो चलिए, जितना भी वर्ड इसमें यूज किया गया है उसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ विथ एग्जांपल इन डिटेल। तो चलिए, आज का पहला वर्ड ये रहा। Blow something out of the proportion. Blow something out of the proportion, ये idioms है। इसका मतलब होता है unnecessary make the matter too long। मतलब जिसको अपने लोग हिंदी में भी बोलते तिल का ताल कर देना, मैंने छोटे चीज को भी बड़ा कर देना, उसी को यदि हम बोलेंगे एक इडियम से रिप्लेस कीजिए, इंग्लिश में बोलिए जस्ट लाइक हिंदी से भी अच्छा यूज कीजिए, ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द अपोजिशन ब्लू 370 इशू आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इन पार्लियामेंट। जैसे आपको भी जानते होंगे, सब जानते हैं कि जब 370 आर्टिकल जब हटाया गया कश्मीर से, उस समय अपोजिशन जो है इस चीज को बहुत ही बड़े करके दिखाया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं हटाने में बहुत दिक्कत है, पार्लियामेंट में ये हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब झगड़ा हो जाएगा, लोग लड़ पड़ेंगे, इंडिया दो भाग में टूट जाएगा, वो अलग हो जाएगा, सेपरेटिस्ट बन जाएगा। लेकिन वही मैं बोला, बात हकीकत कुछ अलग था, लेकिन बताने के लिए कुछ और बोल रहा था, इसलिए हम बोले ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। चलिए, आज का दूसरा एग्जांपल, keep a distance from blowing the triple matter out of proportion. Keep a distance from blowing the triple matter out of the proportion. मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा तिल का तार मत बनाइए, उससे अवॉइड कीजिए, उससे दूर रहिए। जैसे कीप अ डिस्टेंस बने, उससे दूरी बरतना, मैंने अवॉइड करना। जैसे मुझे लगता है कि मैं कभी इस शो में दिया हूँगा, यदि नहीं दिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि अवॉइड करना, उससे दूरी बरतना। मैंने छोटे छोटे बात को बड़ा मत बनाइए, और दिल का ताल करेंगे तो बात बिगड़ती है। चलिए, आज का तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अखिलेश यादव ब्लोज द करप्शन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। मैंने अखिलेश यादव जो है योगी गवर्नमेंट पे आप भी जानते हैं कि योगी जी जो है जब पूरा ईमानदारी के लिए जाते हैं, उनका अप्रोच जो है वाटर देन वाइट है, उनको कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। लेकिन अपोजिशन के लीडर है, कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए तिल का ताल करके दिखा रहे थे। देखिए, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी दिया, अखिलेश यादव ब्लोज द करप्शन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। मतलब बात कुछ भी नहीं रहता, अननेसेसरी बदनामी के लिए कुछ भी कह दो, कैसे भी बोलेंगे हम, ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। आज का दूसरा वर्ड ट्राइफल। ट्राइफल देखिए, टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे आपको जोड़ देना है होगा। ए आई मतलब होता है आई, और ई का उल्टा आ। तो देखिए, ट्राइफल, ट्राइफल माने होता है तुच्छ बात, छोटी बात। ये नाउन है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, लिटिल वैल्यू, मतलब जो महत्व नहीं रखता है, छोटी छोटी बातें, तुच्छ बात, उसको जैसे उसी को बोलेंगे हम ट्रैफल। और इसी को शो को यदि आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि साथ साथ आपको सिनोनिम भी बहुत मिल जाएगा। और एक वर्ड से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि अच्छा राइटिंग उसी को बोला जाता है कि आप यूज मत कीजिए, रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं होना चाहिए। तो कहाँ से होगा, जब आप इस शो को फॉलो करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई अवॉइड टू टॉक अबाउट ए ट्राइफल मैटर। मैं बोला कि भाई छोटे छोटे बातों में उलझना नहीं चाहता, मैं उससे दूर रहता हूँ, मैं दूर रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए, मैं भी रहता हूँ। ऐसे एग्जाम्पल पे दिया, आप भी रहिए। सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज डोंट इंडल्ज इन आर्गुमेंट ऑन ट्रिपल मैटर। मैं ये बोला कि छोटे छोटे बात पे उलझिए मत, यदि छोटे बात पे जब उलझेंगे तो बात का बदरंग होगा और काम कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए मैं बोला डोंट इंडल्ज इन आर्गुमेंट ऑन ट्रिपल मैटर। और इंडल्ज का क्या होता है, मैं अभी नेक्स्ट वर्ड आपका इंडल्ज ही रहेगा, उसमें मैं डिटेल दिया हूँ। इसका जब दूसरा वर्ड मीनिंग जब हो जाता है, पहले तो हुआ अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, और ये जब ये ट्रिपल यदि बोलेंगे तो हो गया स्लाइटली।
तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फील ट्रैफल नर्वस इन एग्जामिनेशन। जब हम लोग कोई भी आपने विद्यार्थी लोग कोई भी जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो देखते हुए कि एग्जामिनेशन में थोड़ा नहीं बोलते एग्जामिनेशन का फोबिया डर होता है, वो छोटा कम जो डर होता है, स्लाइटली जो नर्वसनेस फील करते हैं। इससे पहले आप बोले कि आई फेल्ट स्लाइट नर्वस इन एग्जामिनेशन। मेरे दोस्त आज यूज कीजिए ए ट्रैफल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फील ए ट्रैफल नर्वस इन एग्जामिनेशन। आज का तीसरा वर्ड रहा इंडल्ज। इंडल्ज देखिए, IN और D के ऊपर लकीर है, इसका मतलब D के ऊपर जोर देना होगा। पेट कटा हुआ, पेट नहीं कटा हुआ है, वो उसका मतलब अ होता है। और D और 3 जैसा जो आता है साथ में, तो वो होता है जॉ। क्या होता है? जॉ। जॉ। हाँ, तो ये हो गया इंडल्ज। इंडल्ज। इंडल्ज ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टेक पार्ट, माने किसी में हिस्सा लेना, किसी में भाग लेना, उसी को बोलते हैं हम इंडल्ज। या किसी में संलिप्त रहना, उसी को बोलेंगे इंडल्ज। एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड दैट इज ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी ऑल इंडियंस वर्ड indulge in hoisting the flag। जैसे आप भी परिचित है, हम लोग भी सब पूरे जोश से, खरोश से, उत्साह से, उमंग से भरे रहते हैं और झंडा सभी जगह अपने फहराते रहते हैं। यही मैं बताया कि उसमें क्या रहता है, उस काम में हम लोग लगे रहते हैं, उसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं, उसमें हम लोग इंडल्ज रहते हैं। इसलिए बोले ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी ऑल इंडियंस वर इंडल्ज इन होइस्टिंग द फ्लैग। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए रैफ्ट ऑफ पीपल इंडल्ज इन शॉपिंग। मैं देखिए, आपको मुझे लगता है यदि आप शो को फॉलो करते हैं, ए रैफ्ट ऑफ पीपल, आप अर्थ समझ गए होंगे। मैंने बहुत सारा आदमी जो शॉपिंग में इंडल्ज है, संलिप्त है, केवल शॉपिंग 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 करते रहता है, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे दिया। तीसरा एग्जांपल देखिए, preponderance amount of time you should indulge in studying। देखिए, आप फिर इसका सैरोनिम आ गया है, प्रिपॉन्डरेंस अमाउंट ऑफ टाइम। और इसको डिटेल बताए हैं, यदि आपको दिक्कत हो उस शो में जाइए, सब आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत सारा अपने हिस्से का ज्यादा समय अपने आप अपने समय का बड़ा हिस्सा आप पढ़ाई में बिताइए, पढ़ाई में दीजिए। पढ़ाई में देंगे तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एरा है। थोड़ा भी यदि एरर कहीं पे रह जाएगा तो लैकलस्टर कंडीशन आपको खराब स्थिति में ला देगा। माय डियर फ्रेंड, यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड, 10 times I said, still I am saying, please try to follow as it is. Whatever is being said by Dan on English, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dan on English। चलिए, आज का फोर्थ वर्ड रहा, that is brag। brag होता है verb speaking too much about your deed and achievement, मतलब जो शेखी बघारता है, अपना बड़ाई खुद करता है, that is होता है brag। जैसे अपने लोग उसको बोलते हैं डिंग हाँकना, मैंने वो क्या किया नहीं किया, अपने ही बारे में केवल बोलेगा, दूसरे का बात सुनेगा नहीं, बोला मैं ये किया वो किया ऐसे किया, अपना शेखी बगाना बोलते, डिंग हाँकना बोलते, उसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्रैग। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला एग्जांपल, राम इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट देयर अचीवमेंट। मैंने राम नाम का कोई लड़का है जो केवल अपना ही अचीवमेंट, मतलब उपलब्धि के बारे में ही केवल बोलते रहेगा, आपको अननेसेसरी बोलते बोलते आपको थका देगा। इसको बोलेंगे ब्रैग करना। द राम इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट देयर अचीवमेंट। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, शी ब्रैग्स अबाउट हाउ शी established wealth। जब मान लीजिए कोई गर्ल्स है या कोई स्त्री है, कोई लेडीज है, वो अपने बारे में इतना बोलते हैं कि मैं कैसे ये संपत्ति बनाया, मैं कैसे वेल्थ क्रिएट किया, ये किया, मैंने अननेसेसरी, जबकि रियलिटी में उतना है नहीं, लेकिन तो भी अननेसेसरी अपना बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे हम ब्रैग करना। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ब्रैगिंग इज नॉट गुड। मेरे दृष्टिकोण से मैंने ये ब्रैगिंग करना, जो बोस्टिंग करना, अपना सेखी बिगाना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा दिया। आज से ये वर्ड आपका अपना हो जाना चाहिए, इस पर आप वर्क कीजिए। चलिए, बिना देरी के हुए आज का पांचवा वर्ड, राडमांटेड। राडमांटेड ये है सेम वर्ड, ब्रैग का ही भाई है, ये सानोनिम है राडमांटेड। देखिए, ए के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, ई का उल्टा अ, फिर ए के आगे 2 बिंदी, तो आ फिर पढ़ेंगे, ई होता है, तो क्या पढ़ेंगे? राडमांटेड। राडमांटेड क्या पढ़ेंगे? ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रेजिंग टू मच अबाउट योरसेल्फ, अपना बड़ाई खुद करना, मीन्स सेखी बघारना, ये भी वही हुआ मैंने सैनोनिम है। जैसे इसका पहला एग्जांपल देखिए, फ्रॉम मेनी मॉल्स आई हर्ड दैट पीएम इज ए राडमांटेड पर्सन। मैंने ये मैं बोला कि बहुत आदमी बोलेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी, खास करके अपोजिशन का आदमी, ये बोलेंगे कि वो अपना ही केवल बड़ाई करते रहते हैं, अपने बारे में केवल दिखाते रहते हैं, सोई नेचर के हैं। उसी को मैं बताया कि फ्रॉम मेनी मॉल्स आई हर्ड दैट पीएम इज ए राडमांटेड पर्सन।
सच्चाई वो नहीं है, क्योंकि वो देश के बारे में सोचते हैं और नेचुरली वो कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, तो लोग उसको सिखी बघाना बोल देता है। चलिए, जब ये नॉन जब हुआ तो ये हुआ, जब भर्ब रहेगा तो टॉक इन वे दैट इज बोस्टफुल, मतलब ये हो गया बोस्टफुल, मतलब पक्षपात, मतलब अपना बड़ाई करना, अपना डिंग हाँकना, उसको बोलते हैं डिंग हाँकना। ये जब भर्ब के रूप में होगा, केवल यूजिंग में डिफरेंस होगा। जैसे पहला इसका एग्जांपल देखिए आप, अपोजिशन इज ब्लेमिंग दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग बट रडमांटिंग, मैंने ये रडमांटेडिंग, ऐसा उच्चारण पर ध्यान दीजिए। अपोजिशन इज ब्लेमिंग दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग बट रडमांटेडिंग। मैंने ये अपोजिशन का ये कहना है कि ये गवर्नमेंट करने के लिए कुछ नहीं करती, हकीकत कुछ भी नहीं है, केवल ये बोस्ट कर रही है, मैंने ये किया वो किया, जबकि सब मेरा ही करा हुआ है। जो कुछ भी किए सब जीएसटी का बात हो, मैंने 370 का बात, जो कुछ भी हो तो बोलेंगे ये तो सब हम लोग ही रख दिए थे आधारशिला, लेकिन मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं किए, केवल थोड़ा एक स्टेप उठाए बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बोला, देखिए कहने का तरीका अलग होता है, इसको इस ढंग से आप यूज कीजिए। अपोजिशन इज ब्लेमिंग दैट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग बट रडमांटेडिंग। चलिए, आज का 6th वर्ड रहा नो अ हॉक फ्रॉम हैंडसाउ। नो अ हॉक फ्रॉम ए हैंडसाउ इज ये इडियम्स है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस और फैक्ट्स अबाउट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब किसी चीज के डिफरेंस या अंतर को समझना, किसी चीज को समझना, वो उसको बोलते हैं। किसी चीज का डिफरेंस आप कब समझेंगे, पूरा डेप्थ जब नॉलेज होगा, मैंने डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग कब होगा, जब उसके बारे में आप एनालिसिस तब कर पाएंगे जब एग्जैक्ट आप डिफरेंस समझते हैं। उसको एक अच्छे इडियम से रिप्लेस कीजिए, नो ए हॉक फ्रॉम हैंडसाउ। तो पहला एग्जांपल देखिए, Until gaining depth knowledge, it is hard to know a hawk from handsaw। मैंने मेरा ये कहना है, जब तक आपको गहराई किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में गहराई से पता नहीं है, तब आप डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे आखिर ये है क्या नहीं है। इसलिए मैं बोला कि until gaining depth knowledge, it is hard to know a hawk from handsaw। And second example of this idiom, that is media English teachers do not know a hawk from handsaw of English intricacy। देखिए, ये भी हकीकत है। यदि ये हकीकत नहीं रहता तो आप जैसे आप लोग, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इंडिया में ही इंग्लिश स्पीकर कितना है, इंग्लिश स्पीकर कितना है। यदि ऐसा रहता कि पूरा इंग्लिश टीचर ही, प्रोफेसर ही जब उतना जानते होते तो इंडिया का तो अभी लिटरेसी रेट खास करके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा हकीकत तो है नहीं। और उसके बाद और एक्स्ट्रा आदमी भी बोलता है। इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए मैं बोला कि बहुत सारा इंग्लिश टीचर भी इंग्लिश के इंट्रिकेसी के बारे में, इंग्लिश इंट्रिकेसी में होता है उलझन, गुत्थियां, माने इंग्लिश के गुत्थियां जो है उसकी बारीकी को नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, दैट इज मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो ए हॉक फ्रॉम हैंडसाउ इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। ये आप भी जानते होंगे कि खास करके हम देखते हैं रूरल एरिया में, स्मॉल सिटीज में, कि ये बेसिक डिफरेंस ही नहीं समझता। अंतर आखिर है क्या, माने इन्वेस्टमेंट क्या चीज होता है, इंश्योरेंस क्या चीज होता है, इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है, इंश्योरेंस का क्या परिणाम होता है, ये आदमी जानता ही नहीं। आदमी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंश्योरेंस में ही पैसा लगा देता है। इसलिए मैं बोला कि वो आदमी, बहुत सारा आदमी हम लोगों में से ये जानता ही नहीं कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो उसी को मैं बोलेंगे नो ए हॉक फ्रॉम ए हैंडसॉ। माने मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो ए हॉक फ्रॉम हैंडसॉ इन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। मेरे दोस्त, आज से ये यूज कीजिए, नो ए हॉक फ्रॉम हैंडसॉ। डिफरेंस की जगह पे ये ज्यादा यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और स्टैंडर्ड होगा। चलिए, आज का 7th वर्ड रहा, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, EI मतलब ए होता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन पढ़ेंगे, ये नॉन है, पुट प्रेशर ऑन समथिंग, पुट प्रेशर ऑन समथिंग, स्ट्रेन। और ये देखिए, स्ट्रेन मीन्स होता है दबाव, या किसी के ऊपर दबाव या तनाव। तनाव में, जब आप टेंशन में रहते हैं तो तनाव में रहते हैं, दैट इज स्ट्रेन होता है। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ हो गया, खिंचाव हो गया, तो उसको स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपीज, पुटिंग स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी। जैसे आप जानते हैं कि इंडियन रुपीज का जो वैल्यू है, यदि वो नीचे जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा, दबाव आएगा। वो दबाव को बोलेंगे प्रेशर, यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रेन। तो इसलिए बोले डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपीज, पुटिंग ए स्ट्रेन ऑन इंडियन इकोनॉमी। दूसरा एग्जांपल देखिए, विदाउट एनी स्ट्रेन यू हैव टू डू स्टडी। मैंने तनाव मुक्त, मैंने उससे आप जुदा रहिए, उससे अलग रहिए, कोई दबाव नहीं लीजिए अपने ऊपर, तब आप पढ़ाई कीजिए, तब सफलता आपको मिलेगा। And third example of this word, that is living in enormous strain is not good for health. Living in enormous strain is not good for health. इनॉर्मस में भी ज्यादा, बहुत ज्यादा के सेंस में होगा। इनॉर्मस होगा तो मैं कभी इसमें फिर डिटेलिंग कर दूंगा। मैंने बहुत ज्यादा के सेंस में, बहुत ज्यादा तनाव लेना वो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है। इसलिए मैं दिया लिविंग इन एनॉर्मस स्ट्रेन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
चलिए आज का 8 वर्ड लेमेंटेशन देखिए एल के नीचे लकीर है, इसका मतलब एल पे सॉफ्ट आवाज रहेगा, और ए और ई ये दोनों मिलके ए ही होता है, तो लेम ई एन ई का एन लेमेन, और ये टी के ऊपर लकीर है, इसको मतलब ठई और ई ए होता है तो ठई, और ये बड़ा सा जो लकीर देखने स ये श होता है तलब श, और ई का उल्टा ओ, तो ये हो गया लेमेंटेशन। क्या पढ़ेंगे? लेमेंटेशन। ये हो गया नाउन, इसका मतलब होता है सैडनेस, दुखी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डोंट लिव इन स्ट्रेन ऑफ लेमेंटेशन, जैसे कि इस दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना इफेक्टिव हो जाता है, थोड़ा एक बार गौर फरमाइए। डोंट लिव इन स्ट्रेन ऑफ लेमेंटेशन माने आज सैडनेस में, पूरा दबाव में नहीं रहिए, तो इसलिए मैं यूज किया इस ढंग से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लिविंग इन लेमेंटेशन ऑन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, अगर तनाव में या अगर दुखी में रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, आप फेल्यूर हो जाते हैं, अनसक्सेस रह जाते हैं। आप सैडनेस में रहेंगे तो कौन बोला कि आपको रिजल्ट हो जाएगा? रिजल्ट के लिए तो आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल पे ये बताया कि लिविंग इन लेमेंटेशन ऑन प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, तो इस पे आप ध्यान दीजिए और आप इस स्टेट में नहीं रहिए। माय डियर फ्रेंड, माय अर्ज, माय सजेशन, माय रिक्वेस्ट, please try to watch, and no sooner did you start watching this, 100% you know the intricacy of English and you can speak just like a नेटिव स्पीकर। चलिए आज का 9th और फाइनल वर्ड है गेट होल्ड ऑफ। दिस इज नथिंग बट इडियम। ये अगेन इडियम है, इसमें मैं बहुत ज्यादा इडियम दिया हूं, आप इसमें वर्क कीजिए। इसका अर्थ होता है टू फाइंड समवन और ऑब्टेन समथिंग, माने किसी को पाना, किसी चीज को पाना या किसी आदमी को पाना। जैसे मान ले कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन पा लेना, या किसी आदमी को ढूंढे उसको पा लेना, उसको बोलेंगे गेट होल्ड ऑफ। एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इडियम दैट इज बाय गेटिंग होल्ड ऑफ डैन एंड इंग्लिश, यू विल ameliorate your English knowledge। ये मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि डैन एंड इंग्लिश को पाने से, मैंने जैसे मान लीजिए आपका इच्छा हो कि मुझे अंग्रेजी सीखना हो, अंग्रेजी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, जब आप डैन इंग्लिश को पाते हैं तो गारंटी, मैं दावे के साथ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका इंग्लिश का नॉलेज दिन दिन एकदम बढ़ते जाएगा, सुधार होते जाएगा, आप हाई लेवल पे चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी मुझे अंग्रेजी आता भी नहीं था। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गेट होल्ड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, मान लो कोई ये समस्या है उसका सॉल्यूशन निकालो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए बोले प्लीज गेट होल्ड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम दैट इज इंडिया इज डूइंग वेरी गुड बाय होल्डिंग नरेंद्र मोदी एज पीएम। ऐसे आप भी जानते हैं, रियली हम लोग भी पूरा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ये आप माने या ना माने, ये अपोजिशन भी मानते हैं, पूरा वर्ल्ड भी मानता है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर इंडिया का जो गरिमा है, मतलब इसका जो पावर है दिनों दिन बढ़ा है और इनका स्ट्रेंथ पूरा वर्ल्ड एहसास कर रहा है। क्योंकि अभी का जो हालात देखेंगे, पूरा बाय एंड लार्ज पूरा वर्ल्ड में आपको दिखेगा रेसेशन टाइप का थोड़ा ये सिग्नल आ गया है, लेकिन इंडिया ही है जो अभी भी ब्लूम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं बोला इंडिया इज डूइंग वेरी गुड बाय होल्डिंग नरेंद्र मोदी एज पीएम। मींस चिंता छोड़ो और सोचो और इंग्लिश के पास आओ, और इंग्लिश में अज्ञात हैं अभी तक, आप ज्ञान अर्जित कीजिए और अच्छे से अच्छा बोलिए। तभी हम लोग बोलते हैं कि प्लीज थ्रो कॉशन टू द विंड, नथिंग विल बी विल द विस्प, पे हीड ऑन व्हाट इज सेड बाय डैन ऑन इंग्लिश। चलिए, तो ये सिचुएशन जो था, जो प्लॉट हम लोग तैयार किए थे, इसमें जितना भी वर्ड था उसका इन्स एंड आउट पूरा बारीकी, पूरा डिटेल विथ एग्जांपल मैंने डिटेल कर दिया हूँ, आप एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप पूरा समझ जाएंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं सिचुएशन पढ़ देता हूँ। अवॉइड ब्लोइंग द ट्रफल मैटर ऑफ द प्रोपोर्शन, दिस इज नेचर ऑफ पर्सन हु इंडल्जेस इन brag and romantic talk without knowing a hawk from henshaw, the strain of lamentation, or without getting hold of the matter। चलिए आप इसमें वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए, इसमें ढालिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, umpteen times I said, still I am saying, प्लीज क्रिएट योर ऑन सिचुएशन, एंड उसमें ये वर्ड डालने का कोशिश कीजिए, तब जाकर के मेरे दोस्त ये वर्ड आपका अपना होगा। याद मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।